नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित देवघर हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। 16,000 करोड़ की अन्य योजनाओं का भी किया शिलान्यास व लोकार्पण। पीएम ने योजनाओं से राज्य के विकास में नई गति आने की कही बात। पीएम ने बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी लगाई हाजिरी। देवघर में किया रोड शो। अभिनंदन रैली को किया संबोधित। जमशेदपुर ग्रामीण एसपी ने हत्या के 2 मामलों का किया खुलासा। कोटका के बामुनमासा में नीलकांत की हत्या में उसका भांजा पकड़ाया। मामा को शराब पिलाने के बाद पत्थर से कूचकर की हत्या। वहीं मुसाबनी के पाथरगोड़ा में रूबा सबर हत्याकांड का भी हुआ उद्भेदन। मृतक रूबा सबर का भाई रूईदास हत्या के आरोप में गिरफ्तार। और टाटा स्टील फाउंडेशन ने शहर वासियों को दी बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग। फाउंडेशन के पब्लिक हेल्थ हेड व उनकी टीम ने दी BLS की जानकारी। BLS ट्रेनिंग से बचाई जा सकती है हार्ट अटैक के किसी मरीज की जान। शहर में किसी व्यक्ति की BLS के बिना सड़क पर मौत रोकना है लक्ष्य। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा देवघर हवाई अड्डे समेत कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किए जाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से झारखंड में विकास का नवोन्मेष होगा। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक दिवसीय झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित देवघर हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही झारखंड की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इन योजनाओं से झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड के 3 और शहरों जमशेदपुर, बोकारो एवं दुमका में भी हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की। साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने
बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना, ये भी उन्होंने सीख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पूर्व बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री करीब आधा घंटे तक मंदिर में रहे, जहां पांडवों ने उनकी पूजा संपन्न कराई। प्रधानमंत्री ने पुरोहितों के दिव्य मंत्रोच्चार के बीच हर हर महादेव एवं बोल बम का जयघोष करते हुए ज्योतिर्लिंग का गंगा जल, बेलपत्र, घी, मधु, दूध से अभिषेक किया। इसके बाद पुरोहितों ने रुद्राभिषेक भी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रोड शो में भी हिस्सा लिया एवं देवघर कॉलेज मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित अभिनंदन रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों के अलावा राज्य के अनेक पार्टी विधायक एवं अन्य वरीय नेता भी उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आम जनता का उनके प्यार के लिए आभार जताते हुए राज्य के तेज विकास के जरिए इसका कर्ज चुकाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में आज शुरू हुई परियोजनाओं से राज्य की जनता, खासकर यहाँ के युवाओं को विशेष फायदा होने वाला है। उन्हें अब रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्यों की गलियों में भटकना नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई सरकारों द्वारा घोषित की जा रही मुफ्त योजनाओं से सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए शॉर्टकट के रूप में संचालित मुफ्त योजनाओं पर ही सारा धन खर्च करने वाली सरकारें विकास योजनाओं के लिए धन कहां से लाएंगी। इसीलिए लोग मुफ्त योजनाओं के चक्कर में ना पड़े। बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। संथाल परगना रैयाग धरती बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार। आइए बात करते हैं जमशेदपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा हत्या के 2 मामलों का खुलासा किए जाने की। जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने मंगलवार को 2 मामलों का खुलासा किया। इनमें कोवाली थाना अंतर्गत छोटा बामुनबासा निवासी नीलकांत पात्रा के साथ ही मुसाबनी थाना क्षेत्र के पाथरगोड़ा तुमांग टोला में 11 जुलाई को रूबा सबर की हुई हत्या के मामले शामिल हैं। ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुनियात ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों मामलों का खुलासा किया। बता दें कि पोटका के कोवाली थाना अंतर्गत बड़ा भालकी के छोटा बामनूबासा के रहने वाले 35 वर्षीय नीलकांत पात्रा की हत्या हो गई थी। कोवाली पुलिस द्वारा इस मामले की जांच से पता चला कि नीलकांत के भांजे हेमंत पात्रा ने ही उसकी हत्या की थी। नीलकांत पात्रा का 8 जुलाई से ही कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके परिजनों ने 11 जुलाई को कोवाली थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। कोवाली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा करते हुए मृतक के भांजे हेमंत पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। राजनगर के बलरामपुर निवासी हेमंत की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर व बाइक सहित अन्य साक्ष्य भी बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि हेमंत ने अपने मामा नीलकांत को शराब पिलाने के बाद पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि हेमंत बचपन से ही अपने ननिहाल में रहता था, जहां उसके नाना ने जमीन देने की बात कही थी, लेकिन उसका मामा नीलकांत भी इसका विरोध करता था। इसी को लेकर उसने नीलकांत की हत्या कर दी। ये विगत 10 जुलाई को कोवाली थाना में करीब शाम को सूचना मिली कि कोवाली थाना अंतर्गत ही बड़ा भालकी ग्राम में एक बरसाती नाला में किसी शव को तैरते हुए देखा गया है। तो सूचना के सत्यापन के क्रम में थाना प्रभारी वहां पहुंचे तो उनके द्वारा वहां देखा गया कि बरसाती नाले में एक शव और बाइक को वहां पाया गया। आसपास के लोगों और मृतक के परिजनों से शव का जब पहचान करा गया तो शव की पहचान नीलकांत पात्र, जो कि कोवाली थाना के ही बामुनवासा गांव का निवासी था, के रूप में की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक मोशाबनी के नेतृत्व में एक टीम कांड के उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही कांड का उद्भेदन किया गया तथा हत्या के आरोप में मृतक के ही भांजे सरायकला खरसावा के राजनगर निवासी हेमंत पात्रा को गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पर
घटना को कारित करने में प्रयुक्त पत्थर, उसके द्वारा जो पहने हुए कपड़े, शराब की बोतल और एक जो इस बाइक को बरामद किया। पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि जो इसमें जो अभियुक्त है हेमंत पात्रा, वह बचपन से ही अपने ननिहाल में रहता था। तो इनके नाना इनको वहीं पे ज़मीन देकर बसाना चाहते थे, परंतु मृतक के मामा नीलकांत पात्रा इस बात से असहमत थे। इनके बीच में पूर्व में भी इस चीज़ को लेकर बराबर मारपीट और झगड़ा होते रहा है। तो इसी के क्रम में इसके अब प्राथमिक ये अभियुक्त हेमंत पात्रा द्वारा मामा को मारने की साजिश रची गई और उसको सुनसान इलाके में शराब ले जाकर शराब पिलाकर उसकी हत्या करी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एसपी ने मुसाबनी के पाथरगोड़ा तुमांग टोला में 11 जुलाई को रूबा सबर की हुई हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि रूबा की सिर में पीछे लगी घातक चोट के कारण मौत हुई थी। रूबा की पत्नी मालती सबर की शिकायत पर मुसाबनी पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि रूबा का उसके भाई रुईदास सबर से अक्सर झगड़ा होता था। इसके बाद पुलिस ने रुईदास को पकड़ा तो उसके चेहरे पर चोट के निशान मिले। इसे पुलिस का शक गहराया। बाद में हुई पूछताछ में रुईदास ने अपने भाई रूबा की हत्या की बात कबूल कर ली। रुईदास ने बताया कि गांव के निरंजन सबर के श्राद्ध में मीट बनाने को लेकर उसका रूबा से झगड़ा हुआ था। इसी को लेकर उसने रूबा की हत्या कर दी। उसने बताया कि दोनों भाइयों में जमीन को लेकर भी विवाद था, जिसको लेकर वो पहले से ही रूबा को खत्म करना चाहता था। पुलिस ने रुईदास की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक कलछी, कपड़े आदि भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 11 जुलाई को मुसाबनी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मुसाबनी थाना के अंतर्गत ही एक पाथरगोड़ा गांव के तुमान कोचा टोला में एक व्यक्ति की संदिग्ध रूप में मृत्यु हो गई है। सूचना के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके मृतक के सिर पे बहुत ज़्यादा घाव थे। तो वहाँ आसपास के लोगों से पूछा गया तो प्रारंभ में उनके द्वारा बताया गया कि इसकी मृत्यु पुलिया से गिरने के कारण हो गई है। लेकिन इसी पूछताछ के क्रम में पता चला कि इसके खुद के भाई से ही बराबर झगड़ा होता रहता था और जब इसके भाई को बुलाया गया तो उसके चेहरे पर भी चोट के निशान थे। तो जब उससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उन्हीं के चचेरे भाई के श्राद्ध क्रम में जब मीट बनाने के क्रम में इन दोनों भाइयों में लड़ाई हुई और जो मीट बनाने का जो कलछी होता है उसी से उसने उस सिर पे मार के उसकी हत्या कर दी। इसकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त कलछी और अन्य सामान को भी बरामद किया। हत्या का कारण क्या था? इसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दोनों का बराबर इनके बीच लड़ाई होता रहता था। जमीनी विवाद की भी बात सामने आ रही है, लेकिन उसका भी सत्यापन किया जाना आवश्यक है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के बारिटी में एलपीजी गैस कटिंग के बड़े रैकेट के हुए खुलासे की। जमशेदपुर अनुमंडल प्रशासन ने बारिटी शांति नगर में छापामारी कर एलपीजी कटिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। एसडीओ संदीप कुमार मीना के नेतृत्व में हुए छापेमारी में 159 घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने इस संबंध में गैस एजेंसी के मालिक समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। धालबुन एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने गुप्त सूचना के आधार पर बारीडी बस्ती स्थित शांति नगर में दलबल के साथ छापामारी कर वहां चल रहे गैस कटिंग के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। बस्ती निवासी कल्याणी देवी के परिसर में की गई छापामारी में घरेलू व व्यावसायिक उपयोग के 159 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। गैस रिफिलिंग में प्रयुक्त लोहे की पाइप, जीएसटी डिवाइस की 16 एवं मैनुअल विवरण की 4 कॉपियों के साथ 4 वाहन भी जब्त किए हैं। प्रशासन की ओर से इस संबंध में गैस एजेंसी के मालिक समेत 2 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जांच के क्रम में उपर्युक्त सिलेंडर बिरसा नगर स्थित विमला एसबी गैस के पाए गए हैं। एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि जांच के क्रम में उपर्युक्त सिलेंडर बिरसा नगर स्थित विमला एसपी गैस के पाए गए, जिनका भंडारण एवं परिवहन अवैध रूप से रिहायशी इलाके में कालाबाजारी एवं गैस कटिंग के उद्देश्य से किया जा रहा था। एसडीओ ने आम लोगों से अपील की है कि वे भी अपने आसपास हो रही गैस कटिंग की जानकारी प्रशासन को दे ताकि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। बात करते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा जमशेदपुर में बीएलएस ट्रेनिंग पर दिए गए प्रेजेंटेशन की। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से जमशेदपुर में बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया।
कदमा बीएच एरिया स्थित CFI में हुए इस कार्यक्रम में फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ के हेड डॉक्टर अनुज भटनागर एवं उनकी टीम ने उपस्थित लोगों को हार्ट अटैक की स्थिति में लाइफ सपोर्ट की बुनियादी बातों से अवगत कराया। आधुनिक जीवन में हार्ट अटैक महामारी का रूप लेते जा रहा है, जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। किंतु डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक के तत्काल बाद के कुछ समय के अंदर मरीज को बेसिक लाइफ सपोर्ट मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच सकती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में शामिल बातें एवं कार्याएं बहुत आसान भी हैं, जो सामान्य व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से जीवन रक्षा की इन्हीं बुनियादी बातों की जानकारी देने के लिए मंगलवार को कदमा सेंटर फॉर फैमिली इनिशिएटिव में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें टाटा स्टील फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ के हेड डॉक्टर अनुज भटनागर के नेतृत्व में विभाग की एक टीम ने उपस्थित लोगों को ऐसी अवस्था में मरीज को लाइफ सपोर्ट मुहैया कराने की विस्तार से जानकारी दी एवं उन्हें मैनिकन्स की मदद से उसका अभ्यास भी कराया। टाटा स्टील फाउंडेशन पब्लिक हेल्थ के हेड डॉक्टर अनुज भटनागर ने बताया कि वे जमशेदपुर में अधिकाधिक लोगों में BLS ट्रेंड बनाना चाहते हैं। शहर में किसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बिना सड़क पर मरने से बचाना उनका लक्ष्य है। शहर का हर व्यक्ति BLS की ट्रेनिंग जरूर ले। हमने कम्युनिटी को मदद करने के लिए एक पहल की है, जिसमें कोशिश ये है कि जमशेदपुर टाउन में कम से कम कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मृत्यु सड़क पे हो बिना बेसिक लाइफ सपोर्ट मिले। तो हमारी कोशिश ये है कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम के तहत कि हम लोग एक ऐसा जमशेदपुर शहर में एक ऐसा माहौल बना सकें जहां पर सभी व्यक्ति बाईस्टैंडर्स जितने भी लोग हैं वो कम से कम BLS ट्रेंड हो, बेसिक लाइफ सपोर्ट में ट्रेंड हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर और वक्त आने पर वो किसी भी राह चलते व्यक्ति की मदद कर सकें, ताकि उस व्यक्ति को एक जीवन का एक कम से कम मौका मिल सके। जी, तो इसमें हमने ये पहल की है कि सभी स्कूलों में, जमशेदपुर के जितने स्कूल हैं, हर संडे को, प्रत्येक संडे को हमारी टीम स्कूल्स में जाती है। स्कूल्स के टीचर्स को और स्कूल के जो सीनियर छात्र हैं, जो सीनियर कक्षाओं में जो छात्र पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा में, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ये एक बहुत ही इमर्सिव ट्रेनिंग है, जिसमें हम लोग उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं। जो हमारे पास मैनिकिन है, इन मैनिकिन में एक फीडबैक मैकेनिज्म है ऑटो, जो उस व्यक्ति को या उस जो BLS प्रोवाइडर को ये बताता है कि वो ठीक से कर रहा है BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट या नहीं कर रहा। तो इस प्रकार का हमारे जो एक प्रोग्राम है, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, फोकस है सभी स्कूलों पे इस समय, और हम चाहेंगे कि और भी इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा सकें। अब बात करते हैं डॉक्टरों की हड़ताल से MGM अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की। जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल के जूनियर व रेसिडेंट डॉक्टरों के दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहने से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। डॉक्टरों ने दूसरे दिन भी OPD बंद किए रखा, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीज एवं उनके संबंधी परेशान रहे। आज भी मरीजों के संबंधियों व डॉक्टरों में बकझक होती रही। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर एवं रेसिडेंट डॉक्टरों की मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जारी हड़ताल मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जारी रही। इससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। वहीं हड़ताली डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनके मानदेय का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ जाता, वे काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने बताया कि वे अब किसी से कोई वार्ता नहीं करेंगे, ना ही किसी का आश्वासन सुनेंगे। सरकार आज उनके खाते में पैसे क्रेडिट कर दे, वे कल से काम पर लौट जाएंगे। बताते चले कि इन डॉक्टरों को पिछले 6 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर वे आंदोलित हैं। पिछले महीने भी डॉक्टरों ने मानदेय भुगतान के लिए हड़ताल की थी, जिस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें 15 दिनों के अंदर भुगतान का आश्वासन दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होने पर डॉक्टरों ने दोबारा हड़ताल का निर्णय लिया है। उधर डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है एवं इलाज के लिए वहां आने वाले मरीज एवं उनके परिजन खासे परेशान हो रहे हैं। गुस्साए लोगों की हड़ताली डॉक्टरों से बार बार बकझक भी हो रही है। एक ही मांग है कि हम लोग का जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर और इंटर्न्स लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द अकाउंट में क्रेडिट किया जाए, बस इतना ही मांग है। दूसरे दिन में अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है, ठीक है। और हम लोग का प्रतिनिधि से बहुत ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग का सीधा है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, हम लोग कल से काम स्टार्ट कर देंगे। किसी से कोई आश्वासन मिला? अभी तक वैसा कोई आश्वासन नहीं मिला।
पहले आश्वासन मिला था, 2 बार 3 बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। उन्होंने बोला था कि 7 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन सारा आश्वासन फेल हो चुका है और अभी तक वैसा कोई आश्वासन कब मिला। हम लोग का मार्च महीना से वेतन नहीं आया है, तो हमारी बस इतनी मांग है कि हमारा जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। इसके लिए हम लोग सारे उच्च अधिकारियों सबसे हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनके द्वारा। तो बस हमारी इतनी सी मांग है कि हमारा जल्द से जल्द वेतन का भुगतान हो। कब तक चलेगी धरना प्रदर्शन? ये अनिश्चित कार्य है, जब तक हमारा वेतन नहीं आता तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। दूसरी ओर डॉक्टरों की हड़ताल की सूचना पाकर जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय भी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार के चैम्बर में हड़ताली डॉक्टरों को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से इस संबंध में बात की है। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव ने 2 दिन के अंदर मानदेय भुगतान हो जाने की बात कही है। विधायक ने कहा कि 2 दिन में भुगतान नहीं होने की स्थिति में वे खुद सचिवालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। डॉक्टर जूनियर हो या सीनियर हो, उनका हड़ताल पर जाना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। जब पानी नाक के ऊपर चला जाता है तभी इस तरह के लोग विरोध के रूप में हड़ताल पर जाते हैं। इन्होंने पर्याप्त प्रयास किया कि इनका जो वेतन हर महीने मिलना चाहिए कम से कम 5 महीने के बाद तो मिल जाए। इनका प्रयास फलीभूत नहीं हुआ तो अंतिम हथियार के तौर पर इन्होंने स्ट्राइक किया है। अब अस्पताल में हड़ताल होती है तो आम जनता को भी नुकसान होता है। मैं यहाँ की डीसी से भी बात करूँगा कि कानून व्यवस्था यहाँ बननी होनी चाहिए, आप इसका ध्यान दें, नहीं तो कुछ लोग उकसा सकते हैं कि भाई डॉक्टरों के खिलाफ हड़ताल होगी। तो मैं भी बात करूँगा और कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ सुरक्षित रहे, बरकरार रहे, इसका प्रयास मैं जिला प्रशासन से बात करके करूँगा। और मैंने मुख्य सचिव से 2 बार बात की आज दिन में। उन्होंने कहा कि फाइल मैंने भेज दिया है, मैं फिर शाम को पता करूँगा कि फाइल लौटी कि नहीं लौटी, और लौटी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ इस सिस्टम में। अब अभी डॉक्टर लोग हड़ताल पर हैं, मैंने आज इनसे वादा किया है कि मैं आपके साथ हूँ, मगर ये तय करना आपको है कि हमारे साथ रहने से आपका फ़ायदा होगा, मैं आपके साथ रहूँ। कल कोई इसी को मुद्दा बना दे कि लोग राजनीतिकों को ला रहे हैं साथ, ये समझे अपना समझे साथ, सरकार और अड़ जाएगी तो उससे थोड़ा नुकसान होगा। तो मैंने इनको कहा कि आप ये देखिए और 2 दिन के भीतर, कल परसों को मेरे यहाँ कार्यक्रम हो गया है, मैं आज भी बात करूँगा। 2 दिन में इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो जिस तरह से ये हड़ताल कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी अकेले हड़ताल करूँगा। सरकार के सचिवालय में जाकर मैं बैठूँगा, धरना दूँगा, वहाँ करूँगा। आप इसको कराइए। सरकार को थोड़ा भी लगेगा कि ये सब चीज़ें होने से हमारी किरकिरी हो रही है, हमारी इमेज खराब हो रही है, तो 1 मिनट में इनकी बात मान जाएगी। और ये सारे काम कराना घंटे भर का काम है, बशर्ते कि इसी काम को मुद्दा बनाकर जैसे हड़ताल पर हैं के समर्थन में हो, उसी तरह से सरकार के पदाधिकारी भी मान लें, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करें कि हर महीने जो वेतन हमको देना चाहिए हम 5 महीना तक भी नहीं दे पाए और अब भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए तो शासन प्रशासन अधिकारियों को शर्मिंदा होना चाहिए और उनकी शर्मिंदगी वास्तव में अगर लगता है उनके भीतर में कोई आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, तो शर्मिंदा होना प्रशासन के लिए, शासन के लिए, व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। इसका संदेश तो जनता के बीच ही जाता है। तो मैं आज भी प्रयास करूंगा, शाम तक भी प्रयास करूंगा, 2 दिन में नहीं होता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।